पांडुलिपियों की क्या उपयोगिता है? पांडुलिपि तो मैडम प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, प्राथमिक सोर्स होते हैं, सेकेंडरी सोर्स होते हैं, टर्शरी सोर्सेज होते हैं। तो जो बच्चे शोध करते हैं हम लोग उनको यही सिखाते हैं। जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जो रिफ्रेशर प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हम लोग खास तौर पे बच्चों को फोकस इस बात पे रखना चाहते हैं कि वो प्राइमरी यानी जो मूल स्रोत हैं उन्हें। पांडुलिपियाँ पढ़ना भी अपने आप में एक बहुत विशिष्ट कला होती है जो हर किसी में नहीं होती। इसके कोर्सेज भी होते हैं, जैसे पर्शियन के कोर्सेज होते हैं, उसके अलावा उर्दू के कोर्सेज होते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि अभय ग्रंथालय जो है इसमें फ़ारसी के भी स्रोत हैं, उर्दू के भी स्रोत हैं, कन्नड़ के भी स्रोत हैं, जैन स्रोत हैं, कई प्रकार की भाषाओं के स्रोत हैं। तो जो इन भाषाओं के एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ आकर के इन पांडुलिपियों को पढ़ के और उन्हें अगर ट्रांसलेट करते हैं किसी और भाषा में, मे बी हिंदी में या इंग्लिश में अगर करते हैं तो वो ग्लोबल लेवल पर पहुंच सकता है। तो इस तरह का जो काम अगर चल रहा है, जैसा कि आपने मुझे बताया कि सूचीकरण स्टार्ट हो गया है, तो मेरे लिए हर्ष का विषय है, क्योंकि इतिहास की अध्येता मान लें आप, और इतिहास की टीचर होने के नाते, इतिहास की विद्यार्थी होने के नाते मेरे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे विभाग के लिए, मेरे सब्जेक्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर उन पांडुलिपियों का हिंदी रूपांतरण आता है बाहर, या उन पांडुलिपियों की स्क्रिप्ट भी अगर पढ़ ली जाती है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि जो बच्चे शोध करना चाहते हैं उनको उसके इतिहास के बारे में पता चलेगा कि अगर जैन पांडुलिपियाँ हैं तो निश्चित रूप से वो जैन धर्म के बारे में बहुत सी नई चीज़ें बात निकलेंगी। कन्नड़ भाषा में कुछ लिखा है, आप देखेंगे कि कई सारी जो चीज़ें हैं हमारी, मैक्स मूलर ने जब तक ट्रांसलेट नहीं किया वेदों को, हमारे जो भारतीय वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये वेद जो हैं जब तक मैक्स मूलर ने ट्रांसलेट नहीं किए तब तक विश्व को वैदिक गणनाओं और वैदिक परिकल्पनाओं के बारे में पता ही नहीं चला था। तो ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किस प्रकार ये कारगर हैं, आपके दूसरे प्रश्न पे मैं आती हूँ। तो इस प्रकार कारगर हैं कि रिसर्च करने वाले बच्चों को ऐसे टॉपिक्स चाहिए होते हैं। कई बच्चे हमारे पास ये समस्या लेके आते हैं कि मैम हम बीकानेर से बाहर नहीं जा सकते, हमें कोई ऐसा विषय दे दीजिए जो हम बीकानेर के शहर में रह के, यहाँ रह कर के लाइब्रेरीज में काम करें। तो यहाँ पे प्राच्य विद्या संस्थान है, यहाँ पर आपने जैसा कि बताया कि अभय ग्रंथागार, इसमें जो ये सूचीकरण हो रहा है, और उसके अलावा आपने ये भी कहा कि उनको ऑनलाइन किया जा रहा है। तो जो ऑनलाइन करने का काम है, ये आर्काइव्स ऑलरेडी कर चुका है अपने डॉक्यूमेंट्स को। ऑनलाइन करने से हो जाता है वो चीज़ ग्लोबल, यानी अमेरिका में बैठा वो बच्चा या स्टूडेंट या रिसर्चर अमेरिका से यहाँ आ नहीं सकता, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो अगर यहाँ नहीं आ सकता तो वो ये कर सकता है कि जो डिजिटलाइज स्रोत हैं उन डिजिटलाइज स्रोत को मौलिक स्वरूप में, क्योंकि उसे प्राइमरी सोर्स माना जाएगा, वो सीधे अभय ग्रंथागार की साइट पे उपलब्ध होगा। तो जितने भी ये साइट पर डाले जाएंगे, इससे इंटरनेशनलाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीयकरण हमारे इतिहास का और भारतीय ज्ञान परंपरा में, हमने अभी आप सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे और आपके सभी अन्य साथी भी यहाँ हमारे साथ थे, आपने देखा होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर बहुत सचेत हुए हैं हम लोग, जिसमें बात की गई यहाँ पर सेमिनार में अर्थशास्त्र के, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर बात की गई, पंचतंत्र की कहानियों पर। तो पंचतंत्र की कहानियों को हम अमूमन ये मानते हैं, मैंने खुद भी सीखा उसमें, जो रिसर्चर यहाँ आए थे, जो यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर आए थे, जो उड़ीसा से जो व्यक्ति आए थे, डॉक्टर भरत दास, उन्होंने ये बताया कि हम अमूमन इस मुगालते में रहते हैं कि ये पंचतंत्र की कहानियां हैं जो बच्चों की कहानियां हैं। मैंने मंच से भी इसी प्रकार अनाउंस किया था, लेकिन वो नीति को सिखाती हैं, नीति शास्त्र की वो कहानियां हैं, यानी वो हम बड़ों के लिए पशुओं के माध्यम से, पशुओं और पक्षियों के माध्यम से, सियारों के माध्यम से, कौओं के माध्यम से, उल्लुओं के माध्यम से, उसे इसीलिए कारगर बनाया गया है बच्चों को वो इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन उसमें जो ज्ञान की बातें समाहित हैं वो हम बड़ों के लिए बच्चों से ज़्यादा कारगर हैं, क्योंकि वो नीति की बात करती हैं। तो नीति शास्त्र और पंचतंत्र को जोड़ते हुए एक सेमिनार में हमने बातचीत करवाई थी। तो हम जब नवीन जो पीढ़ी है हमारी, उसको जब भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयास में ये ग्रंथालय अगर ये काम कर रहा है तो मैं हैट्स ऑफ करती हूँ इस ग्रंथालय को, कि वो अगर डिजिटलाइज करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की इस लाइब्रेरी का अगर नाम होता है, जो अभी बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, जिसका कम लोग जानते हैं, जो रिसर्चर्स हैं वही जानते हैं, तो जब अगर ये पब्लिकली हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है, तो बहुत सारे और लोग भी यहाँ आएंगे, और आने के बाद हो सकता है हमें कुछ फंडिंग भी मिल जाए और इस लाइब्रेरी का जो प्रारूप है ये थोड़े समय में चेंज भी हो जाए। तो ये एक विशेष बात है। यहाँ अभयजन ग्रंथालय में लगभग 1.5 लाख पांडुलिपियों का, प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह है हमारे पास, जिसमें काफ़ी सारी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश
और विभिन्न विभिन्न प्रकार की भाषाओं में, उर्दू में, फारसी में ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनका सूचीकरण का काम यहाँ चल रहा है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत। का रख रखाव, इसका कोई भी अगर इसमें कोई पन्ना टूटा हुआ है या चिपका हुआ है, उसको भी सुचारू रूप से ठीक करके उसको पढ़ने योग्य बना रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ एक लैब, हाईटेक लैब स्थापित करने का भी सरकार से अनुमति ली है, जिसके माध्यम से बीकानेर पूरे संभाग में आजू बाजू जितने भी ग्रंथालय हैं या पुराने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का हम उस लैब के द्वारा उसको वापस पुनर्जीवित करेंगे, जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये अभयजन ग्रंथालय एक बहुत जाना पहचाना नाम है। इस ग्रंथालय को लगभग 100 वर्ष अभी चल रहा है, हम लोग 100वीं शताब्दी इसकी बना रहे हैं। इस ग्रंथ से फ्रांस से, इंग्लैंड से और भी छोटे बड़े कंट्रीज से, विभिन्न कंट्रीज से रिसर्च करने के लिए यहाँ अभयजन ग्रंथालय में आते हैं और हम इनको बहुत सहयोग करते हैं। जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी इनको पढ़ना होता है, वो सारा हमारे पास जो मटेरियल होता है वो हम मुहैया उनको कराते हैं, उनके रिसर्च वर्क में हेल्प करते हैं। अनेकों लोगों ने यहाँ आके अपनी PhD की कंप्लीशन डिग्री कंप्लीट भी करी है रिसर्च के द्वारा। प्रकार के विषय है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया लगभग 1.5 लाख पांडुलिपियों का संग्रह है। तो इसमें अपने जैन ग्रंथ हैं, जैन धर्म से हैं, राजस्थानी काव्य है, राजस्थानी भाषा के बारे में है, हिंदू धर्म के बारे में है, और विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो भी आप कहें कहानियाँ हैं, ग्रंथ हैं, जो आज के टाइम अपन कहते हैं काव्य कहते हैं, उन संदर्भ में सब में विज्ञान सबके बारे में यहाँ पर संग्रह है। हमारे यहाँ ग्रंथ आपको लगभग 300 से 400 वर्ष पूर्व के पुराने ग्रंथ भी हमारे यहाँ आपको मिलेंगे, जिसमें कई ग्रंथ बहुत ही पुराने हैं, प्राचीन हैं, जिसके माध्यम से हम ये चाह रहे हैं कि आगे भविष्य में जाके इसका डिजिटलाइजेशन करें। अभी सूचीकरण कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन करें और इसके बाद इसको दोबारा पुनः प्रकाशन में इसको डालें, जिससे ये ज्ञान का जो भंडार है और भी लोगों के पास ज्ञान पहुँचे और लोगों को बहुत फ़ायदा हो, समाज को फ़ायदा हो। क्या है कि सब मेरे ग्रैंडफादर परदादा जी श्री अगरचंद जी नाहटा ने ये सब किताबों का संग्रह अपने जीवन काल में करा, हस्तलिखित ग्रंथों का और पुरानी किताबों का। जो कुछ किताबें तो आज़ादी से पूर्व भी हैं, प्रिंटेड किताबें, इन्होंने संग्रह भी किया, उसके ऊपर अध्ययन भी किया। उस अध्ययन के बाद इन्होंने जो इसका सार निकाला, उसको विभिन्न किताबों, लेखों के द्वारा लोगों तक पहुँचाया। और इन्होंने लगभग अपने जीवन काल में जो कि हमें मिले हैं, लगभग 8000 से ज़्यादा लेखों का इन्होंने प्रकाशन किया है, संपादन किया है, जो कि प्रकाशित हुए हैं। और लगभग 30 से 35 किताबों का उन्होंने खुद प्रकाशन करी है और अनगिनत किताबों का उन्होंने एडिटिंग भी करी है। बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस परिवार में मेरे को जन्म लेने का मौका मिला। मैं चौथी पीढ़ी हूँ और जो मेरे दादा साहब ने इतने वर्षों में जो ग्रंथों का संग्रह किया, मुझे उन्हें संरक्षण करने का मौका मिला। और मैं ये चाहता हूँ नई पीढ़ी से भी कि जो भी आज हम लोग धर्म में की बातें जो फॉलो करते हैं, उसके पीछे पीछे कोई ना कोई विज्ञान ज़रूर रहता है, पर उस विज्ञान के पीछे के लिए अपन को उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी साधु संत कोई भी वाणी या कुछ व्याख्यान देते हैं, वो पुराने शास्त्र या पुराने धर्म में जो किताबें लिखी उसके अनुसार ही देते हैं। क्योंकि अपन देखते हैं कि जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, जैन धर्म है, इसमें जितना भी चीज़ें हैं वो सब साइंटिफिकली अब प्रूवन हो रही है। क्योंकि बाहर वाले देश अपन को बता रहे हैं कि ये देखो साइंटिफिकली अब प्रूवन हो रही है, पर अपने पुराने जो लोग हैं उन्होंने तो पहले ही साइंटिफिक रिसर्च करके ये सब लिख गए हैं। अपना ही अभाव रहा, अपना ही ज्ञान के अभाव रहा, या अपना, मैं कहता हूँ कि अपना ध्यान उस तरफ कम रहा कि अपने घर में ही जो भंडार, ज्ञान का भंडार पड़ा है, उसको अपन ने देखा नहीं, पर पराये लोगों से अपन ने सीख रहे हैं और अब कह रहे हैं नहीं, हमने तो ये पहले ही हमारे पूर्वज सीख चुके थे। तो मैं नहीं कहूँगा नई पीढ़ी को आप आइए, रिसर्च करिए, तभी और ज्ञान लोगों के पास फैलेगा। मैं केंद्र सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे ग्रंथालयों को आप सपोर्ट दीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए, रिसर्च स्कॉलर्स को आप बढ़ावा दीजिए, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। जैसे आज मेरे पास 1.5 लाख पांडुलिपि का संरक्षण है और भी विभिन्न लोगों के पास पांडुलिपियों का संरक्षण है। क्योंकि मुझे इनसे लगाव है, मुझे इनकी इम्पोर्टेंस पता है, तो मैंने इसको व्यवस्थित कर रखा है। कई लोग रखते हैं, जीर्ण शीर्ण हालत में रखते हैं, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पांडुलिपि मिशन है सरकार के तरफ से जो है, उसको आम जन लोगों तक पहुंचाना चाहिए
और पांडुलिपि की इम्पोर्टेंस, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में, अपने समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, चाहे प्रोत्साहन किसी भी तौर पर भी हो। तो मैं निवेदन यही करूंगा सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन अलग अलग माध्यम से सरकार इसको बढ़ावा दे, ताकि ये चीज़ संरक्षित रहे और जो ज्ञान का भंडार है भारत देश, उसमें और बढ़ोतरी हो। इसमें मेरा टॉपिक है राजस्थान में अफीम का सिंहावलोकन, जिसमें प्राथमिक स्रोतों के लिए मैंने अलग अलग लाइब्रेरी से अलग अलग पांडुलिपि और अरह सत्ता और महकमे खास का यूज़ किया है। प्राथमिक स्रोतों के हिसाब से अगर मैं पांडुलिपियों की बात करूं तो अरह सत्ता और जो महकमे खास है उससे हमें ब्रिटिश टाइम के अफीम के टाइम में जो कल्टीवेशन हो रहे थे, जो रेवेन्यू हमें प्राप्त हो रहा था, उसके ओरिजिनल सोर्स मिलते हैं। देखी कहीं सुनी बातों की अपेक्षा हम लोगों को जो प्राथमिक स्रोत हैं वो हमें ओरिजिनल सोर्स के हिसाब से सही जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें हमें 1750 से लगा के अराउंड 1947 तक के जितने भी रेवेन्यूज़ मिले हैं, जितना भी कल्टीवेशन का अलग अलग एरिया था, इवन जो उदयपुर में स्मगलिंग हुई थी उसमें हम लोगों को एक बालकृष्ण नाम का एक इंसान है जो तस्करी करता था, उसका भी सोर्स हम लोगों को ओरिजिनल मिलता है। ये सब आपको पांडुलिपियों के माध्यम? हाँ, ये मुझे पांडुलिपियों के माध्यम से पता चल रहा है। तो पांडुलिपियों का संरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए मैम। आज की जनरेशन में पांडुलिपि संरक्षण से आपको क्या फायदा मिला है? जिस प्रकार से आज का युवा लोग अधिकतर जाता है तो एआई के माध्यम से गूगल पर सर्च कर लेता है, लेकिन पांडुलिपि एक ऐसी चीज़ है जिस माध्यम से हम ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त जी, ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त होती है पांडुलिपियों से। अगर हम लोग पांडुलिपियों पे जाएंगे तो हम लोगों को ब्रिटिश टाइम के जो ओरिजिनल लेटर्स हैं, जो उस टाइम के ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लिखे थे, उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। हमें ओरिजिनल लेटर मिलेंगे, ना कि किसी का लिखा हुआ मिलेगा। और ओरिजिनल सोर्स जो है वो रिसर्च में एक मैं कहूँ कि एक अच्छा कदम होता है जानने के लिए।